नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। ये दशमलव की पार्ट 2 वीडियो है। उम्मीद है कल वाली वीडियो आपने देखी होगी अच्छे से। तो उससे कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिन्हें हम आज लेने जा रहे हैं, जिसमें से पहले जैसे हमने कल आरोही अवरोही क्रम समझा था, तो उसी आरोही अवरोही क्रम में हमने कल भिन्न का समझा था, भिन्न का आरोही अवरोही क्रम। आज हम देख लेते हैं अगर दशमलव में संख्याएं दी हों और आरोही अवरोही क्रम ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है 0.07, 0.007, 0.77, 7.07, 7.007, ये कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हमें मान लीजिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है या असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को करने की। अगर हमें थोड़ी सी जानकारी है कि कौन सी संख्या बड़ी है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत बेसिक से देखना चाहें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बड़ा है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप ये कीजिए कि सबसे पहले दशमलव के बाद वाले अंक देख लीजिए। यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 3 अंक हैं। तो हमने ये देखे कि दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक हैं। हम सबसे ज़्यादा अंक देख लेंगे कहाँ पर हैं, तो दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा 3 अंक हैं। तो मैं पहले इसको एक बार लिख लेता हूँ। हमने देखा कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा 3 अंक हैं, 3 अंक। तो हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं में दशमलव के बाद 3-3 अंक कर लेंगे। जहाँ कम पड़ेगा वहाँ अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक पहले से थे, यहाँ हमने 0 बढ़ा के 3 कर लिए, यहाँ हमने 0 बढ़ा के दशमलव का 3 अंक कर लिए। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हो गए, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। और जैसे ही दशमलव के बाद 3 अंक हो जाते हैं, सारे अंक बराबर हो जाते हैं, तो हम ये पॉइंट हटा देंगे। और पॉइंट हटाने के बाद जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हमारी संख्या बन जाएगी 70, यहाँ हमारी संख्या बन जाएगी 7, यहाँ हमारी संख्या बन जाएगी 770, यहाँ हमारी संख्या बन जाएगी 70 और यहाँ बन जाएगी 7007। तो यहाँ से अब हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, ये होगी। तो हम इसकी जगह ये लेंगे सबसे पहले 0.007। हम इसे आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं, तो पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। 7 से बड़ी 70 है, तो अब हम इस संख्या को लेंगे, 0.07 आ गया। फिर 70 से बड़ी है 770, तो अब हम इस संख्या को लेंगे तो 0.77 आ गया। इसके बाद इससे बड़ी है 7000, ये 70 है और ये 7 है, तो इससे बड़ी ये है। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे तो जाएगा 7.007 और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या ये है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 7.07। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। इसी में आपको सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम जरा भिन्न देख लेते हैं, कौन कौन सी भिन्न होती हैं और किस प्रकार की होती हैं। जैसे कल हमने दशमलव भिन्नों के बारे में बात की थी, आज हम भिन्न के बारे में बात करेंगे। तो भिन्न जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे पहली साधारण भिन्न होती है, दूसरी साधारण या इसी को बोलते हैं उचित भिन्न, दूसरी होती है अनुचित भिन्न। इनको इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरी होती है हमारी मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको हम। चौथी होती है हमारी वितत या सतत भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। हम जरा जानकारी ले लेते हैं कि ये कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले साधारण भिन्न वह होती है जिसमें अंश जो है
सबसे पहली बात तो भिन्न क्या होती है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो। साधारण भिन्न में क्या होता है या उचित भिन्न में क्या होता है, जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो यह कहलाती है साधारण भिन्न। जैसे 2/3, 3/5, 5/7 आदि। क्योंकि हम यहाँ बटे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में हम भाग नहीं दे सकते, और अगर भाग देंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, मतलब दशमलव के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार की भिन्न जो है वो उचित भिन्न कहलाती है। किसी भी संख्या को हम भिन्न के रूप में कब लिखते हैं, जब भाग देना संभव ना हो, कम से कम एक बार भाग देना संभव ना हो, तब हम उसे बटे के रूप में लिखा हुआ छोड़ देते हैं। तो यही है इसका उचित तरीका। अनुचित भिन्न क्या होती है, तो अनुचित भिन्न होती है जब किसी भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो हम उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे 3/2, 5/3, 7/5 आदि। ये अनुचित भिन्न इसलिए हैं क्योंकि इसमें हम कम से कम एक बार भाग दे सकते हैं, कम से कम एक बार भाग दे सकते हैं। 3 से 5 में जा सकता है, 7 से। इसके बाद तीसरी भिन्न है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक संख्या होती है और एक उचित भिन्न होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे 2 सही 1/3 या 3 सही 2/5। इस टाइप की जो भिन्न होती हैं जिसमें एक संख्या और एक प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न मिलकर जो बनती है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जब भी कभी कोई आंसर या कोई संख्या अनुचित भिन्न के रूप में लिखी होती है, जैसे मान लीजिए लिखी है 3/2, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और कितना बच गया 1/2। तो इससे ये क्या हो जाता है, ये बन गई हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आ जाती है। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब हम इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। चौथी होती है हमारी वितत भिन्न। वितत भिन्न हमने देखी होगी लैडर फ्रैक्शन में, जिससे बहुत सारे सवाल मिलते हैं हमें 1/1 + 1/1 + 2/3 इस टाइप से जो होते हैं सवाल, या 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3। तो ये जो फ्रैक्शन होती है ये होती है हमारी लैडर फ्रैक्शन, या इसको हम बोलते हैं वितत भिन्न। अब हम इसी वितत भिन्न से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। बाकी हमने ये अनुचित भिन्न वगैरह के क्वेश्चन तो हमने कल आरोही अवरोही क्रम में कर लिए थे। आज हम इसमें से वितत भिन्न से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद हम दशमलव भिन्न के कुछ क्वेश्चन और लेंगे। तो हम 2 टाइप मिलके पढ़ने वाले हैं कुल मिलाकर। तो ये क्वेश्चन है पहले 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। तो इसमें सबसे पहले करते क्या हैं, हम जब भी इस सवाल को सॉल्व करना चाहेंगे तो हम सबसे पहले नीचे साइड से यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और जब भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। अब आप समझ सकते हैं कि जब हमने इसको सॉल्व कर दिया 2 एकम 2 और 1 3/2, तो आप इसकी जगह 3/2 आ गया। तो जब भी 3/2 आएगा तो 1/3/2 है, तो आप हमेशा इस 2 को उठाकर ऊपर ले जाएंगे। आप हमेशा इस बटे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 3/2 को पलट के 2/3 कर लेंगे, क्योंकि 2 पहुंच जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा बटे में। तो ये सवाल नए सिरे से जो है वो बन जाएगा 1 + 1/1 यहाँ तक तो है ही, ये 2 पहुंच गया ऊपर, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और बटे में यहाँ पे आ गया 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इतने को, तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 और 2, ये हो गया हमारे लिए 5/3 और बटे वाली संख्या फिर से पहुंच जाएगी ऊपर। तो ये सवाल नए सिरे से हमारे लिए बन जाएगा 1 + 3 पहुंच गया ऊपर, तो 3/5 और अब हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 8/5। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 एकम 2 और 1 3/2 आ गया। जब भी यहाँ पे सॉल्व होकर जो संख्या आएगी तो बटे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाती है। तो 3/2 को हमने पलट के लिख लिया 2/3, तो ये हो गया 1 + 2/3। फिर 3 एकम 3, 3 और 2 5/3 हो गया। इस 3 को ऊपर ले गए हम, तो यहाँ 3 आ गया। तो 1 + 3 और बटे वाला 5 ये आ गया, सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। मैं इसका एक तरीका और बताऊँगा अभी समझाने के लिए, पहले हम इसको और देख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, ये 5/2। इस 2 को उठाकर हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × में। अब ये सवाल दोबारा से अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1 + 1 अपॉन में 2 + 1 अपॉन में 1 प्लस ये 2 पहुँच गया ऊपर और बटे में कितना है 5। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/5। अब ये 5 पहुंच जाएगा ऊपर। जैसे ही 5 ऊपर पहुंचेगा तो ये सवाल बन जाएगा 1 + 1 अपॉन में 2 प्लस 1 + 1 अपॉन में 2 प्लस ये 5 पहुंच गया ऊपर तो 5/7 हो जाएगा 7। और अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और 5, 14 और 5 हो जाएगा 19। 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 और 5 हो जाएगा 19/7। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ मैं इसको, 14 और 5 हो जाएगा 19/7। इस 7 को हम घुमा के फिर से ऊपर ले आएंगे तो ये सवाल बन जाएगा 1 + 7/19। तो 19 से कम 19, 19 से 7 26/19 इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इसको। हमने यहाँ से स्टार्ट किया 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 को हम ऊपर ले गए तो यहाँ ये सवाल पूरा ऐसे ही रहेगा 1 + 2 + 1 अपॉन फिर 1 प्लस और ये 2 पहुँच गया ऊपर तो 2/5 हो गया। फिर 5 × 5, 5 और 2 7/5 हो गया। 5 को फिर ऊपर ले गए तो यहाँ 5/7 हो जाएगा। तो ये 5/7 हो गया, 2 प्लस ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर सॉल्व किया 7 दूनी 14, 14 5 19/7, 7 को ऊपर ले गए तो यहाँ जाएगा 1 + 7/19। सॉल्व कर दिया। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन इसमें क्या होता है बार बार लिखना पड़ रहा है हमको। अगर हम इसको ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए तो आप ऐसे कर लो। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक लाइन खींचिए और यहाँ देखिए 2 प्लस है, 1 प्लस है, 2 प्लस है, 1 प्लस है। तो यहाँ से हम यहाँ ये पहले पूरा लिख लेंगे। जैसे 2 + 1/2 लिख लिया, यहाँ पर लिख लेंगे हम 1 प्लस, यहाँ लिख लेंगे हम 2 प्लस और यहाँ लिख लेंगे हम 1 प्लस। इस टाइप से कुल मिला के 1 2 3 4 स्टेप हैं। तो हम नीचे साइड से स्टार्ट करते हैं तो हमने 2 + 1/2 पूरा लिखते हैं नीचे वाला स्टेप। उसके बाद यहाँ 1 प्लस लिख लिया, यहाँ 2 प्लस लिख लिया, यहाँ पे हमने 1 प्लस लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2। जब भी यहाँ पर संख्या सॉल्व होने के बाद जो संख्या आएगी, जब भी जो संख्या यहाँ सॉल्व होने के बाद आएगी, इस संख्या को हमेशा पलट के ऊपर लिखना है। तो 5/2 को यहाँ लिख देंगे हम 2/5। अब हो जाएगा 5 × 5 और 2 तो ये हो गया 7/5। अब जो संख्या यहाँ पर आई है उसको पलट के लिख देंगे वापस से यहाँ पर। तो 7/5 को लिख लिया हमने 5/7 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और 5 19/7। इस 7 को फिर से पलट के लिख देंगे, इस 19/7 को फिर से पलट के लिख देंगे ऊपर तो ये जाएगा 7/19। और अब हो जाएगा 19 से कम 19, 19 और 7 26/19। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हम कम जगह में सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम और देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे मान लीजिए ये तो छोटा ही क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहें, सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ 1 2 3 स्टेप हैं। तो यहाँ पहले वाला स्टेप तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, दूसरे वाले स्टेप में 1 प्लस, तीसरे वाले स्टेप में भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 को ऊपर पलट के लिख देंगे 2/3। फिर सॉल्व करेंगे 3 × 3 और 2 5/3। 5/3 को पलट के लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/5 और फिर इसको सॉल्व कर देंगे 5 × 5 और 3 तो ये हो जाएगा हमारे लिए 8/5 आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं और ले रहा हूँ इसका 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं बड़े बड़े। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन और लिए हुए हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम उसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले ये वाला स्टेप, नीचे वाला स्टेप हम डायरेक्ट लिखते हैं जो लिखा होता है।
2/3, इससे ऊपर का स्टेप यहाँ 1 प्लस, फिर उसके ऊपर 1 प्लस, फिर उससे ऊपर 1 प्लस। तो ये हमने लिख लिया। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5/3। इस 5/3 को पलट के लिख देंगे तो 3/5 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 और 3 8/5, इसको पलट के लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/8। फिर यहाँ पे 8 एकम 8, 8 और 5, तो ये हो गया 13/8। फिर इसको पलट के लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8/13, और यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13, 13 और 8 21/13। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। नीचे वाला स्टेप हम ऐसे ही लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 2, 3 और 2 5/3, 5/3 को हमने पलट के 3/5 ले लिया। फिर 5 एकम 5, 5 और 3 8/5, पलट के हमने 5/8 ले लिया। 8 एकम 8, 8 5 13, 13/8, 8 है यहाँ पे। 13/8 को पलट के हमने 8/13 ले लिया। फिर 13 एकम 13, 13 और 8 21/13। तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं जिसमें x लिखा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला स्टेप ऐसे लेंगे 1 प्लस 1/x, दूसरा हम 1 प्लस, तीसरा भी हम 1 प्लस ले लेंगे। अब हम देखेंगे तो x से कम x और 1 जोड़ देंगे तो ये जाएगा x प्लस 1/x। इसको यहाँ पर लेंगे तो पलट के लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन में हो जाएगा x प्लस 1। पलट के ले लिया इसको। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 एकम x प्लस 1, और x प्लस 1 में हम x जोड़ेंगे। x प्लस 1 में जब हम x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। कितना हो जाएगा 2x प्लस, क्योंकि x प्लस 1 एकम x प्लस 1 और x प्लस 1 में हम x और जोड़ देंगे तो x 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। अब जब हम इसको इधर से घुमा के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे तो पलट के लिखेंगे, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो 1 प्लस और उसको घुमा के लिखेंगे। इस वाले स्टेप को हम जब घुमा के लिखेंगे इसको ऊपर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, या फिर 2x प्लस 1 है, इसको घुमा के जब ऊपर लिखेंगे हम तो ये जाएगा हमारे लिए x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1, और इससे गुणा करेंगे हम तो 2x प्लस 1 एकम 2x प्लस 1, और फिर 2x प्लस 1 में ये जोड़ देंगे हम, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1। तो 2 और 1 हो जाएगा 3x प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बटे में 2x प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से x एकम x प्लस 1 अपॉन x हो गया, पलट के लिखा हमने तो x बटे में x प्लस 1 एकम x प्लस 1 और प्लस जोड़ देंगे x, तो x प्लस 1 में अगर प्लस x जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया। इसको घुमा के लेंगे तो x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और 2x प्लस 1 नीचे है, तो 2x प्लस 1 एकम 2x प्लस 1 और फिर प्लस कर देंगे हम इसमें, तो 2x प्लस 1 में x प्लस 1 जुड़ जाएगा और 2x प्लस 1 बटे में ही है, तो 2 और 1 3x हो गई, 1 और 1 2 हो गया और 2x प्लस 1 ये है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसका, ये बचा हुआ है जो माइनस वाला, तो ये और देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर पहला स्टेप तो हम ऐसे ही लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और उसके बाद के जो स्टेप हैं वहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस और 1 माइनस, ये 3 स्टेप हैं। तो हम सॉल्व करते हैं तो x से कम x में से 1 गया तो x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको पलट के लेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन में x माइनस 1, x अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 एकम x माइनस 1 और माइनस x करेंगे तो x माइनस 1 माइनस x अपॉन में x माइनस 1 हो जाएगा ये, तो यहाँ x से x कट जाएगा। कुल मिलाकर बच गया यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1। जब इसको पलट के लेंगे हम तो माइनस माइनस तो इसको प्लस कर देगा, ये जो माइनस है वो प्लस कर देगा, और x माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में है 1, क्योंकि इसको जब हम पलट के लिखेंगे ना माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 को जब पलट के लिखेंगे तो x माइनस 1 ऊपर आएगा और अपॉन में रह जाएगा 1, और जो माइनस है वो आगे आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ लिख लिया प्लस हो गया। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे लिए, यहाँ बच गया सिर्फ हमारे लिए x। क्या बच गया हमारे लिए x, और x को जब पलट के लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे लिए x से कम x में से 1 गया तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये इसका हो जाएगा आंसर।
उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं कुछ अगले सवाल। कई बार इन क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तक हमें यहाँ पर मान दिए हुए थे 1 2 3 और हमें यहाँ पर मान पूछा हुआ था। अभी हमें यहाँ पे मान दे दिया हुआ है और यहाँ x y z के मान पूछ लिए हैं। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कोई, तो हम सबसे पहले ऐसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूँ। हम इसे क्या करेंगे, हम ही देखेंगे कि यहाँ 1 है और यहाँ 9 है। तो अगर हम इसको 1 करना चाहें, तो हम जानते हैं कि इस 9 को हमें उठाकर इसके नीचे लाना पड़ेगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/26/9 लिख सकते हैं ना इसको। अगर हम इस 9 को उठाकर नीचे ले आएंगे, 9 को उठाकर जब हम नीचे ले आएंगे तो 26/9 बन जाएगा और 1 ऊपर बन गया। तो बस इस 1 का कोई महत्व नहीं होता, 26/9 और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये सवाल कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से। जो 1 ऊपर था वो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सवाल स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसमें भाग लगाएंगे तो जाएगा 9 दूनी 18, कितने बार गया 9 दूनी 18, 2 बार कितना बच गया 8। तो 8/9 हम अलग से लिख लेंगे। 9 दूनी 18 2 बार गया, चूँकि हम लिख सकते थे ऐसे कि 9 दूनी 18 बच गया 8/9, इस टाइप से लिखेंगे। लेकिन हमने कल ही सीखा था, पिछली वीडियो में सीखा था हमने कि कोई भी संख्या सही बटे वाली है उसके बीच में हम यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। तो वही हमने प्लस लगा के लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है इसलिए हमने प्लस लगा के लिखा हुआ है। तो 9 दूनी हमने 18 लिखा और प्लस 8/9 अलग से लिख लिया, क्योंकि 8 बच गया ना। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 2 वो x की वैल्यू होगी। ये जो 2 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू होगी। अब इसके बाद फिर से हमें इसको यहाँ 1 बनाना है, तो इस 8 को हम नीचे ले जाएंगे। या हम समझ सकते हैं कि इसको जो यहाँ संख्या आएगी उसको हम पलट के लेते थे ना, इसको पलट के रख लेंगे। इसको रख लेंगे हम 9/8, जो बराबर में किसके होगा, y के बराबर में। 2 स्टेप लिए हमने, एक x के बराबर लिया हमने, एक y के बराबर लिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8/9 को लिख देंगे 9/8 और फिर से हम भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, कितना बच गया 1/8 एकम 8 कितना बच गया 1/8। तो बस हमें समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू है वो एक वैल्यू जो हो गई वो y की वैल्यू हो गई, और जो 8 वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो गई, वो z की वैल्यू हो गई 8। तो यहाँ पर x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया, z का मान 8 हो गया। तो कुल मिलाकर आंसर आ गया 11। कुल मिला के आंसर क्या आ गया 11। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि आप लगातार भाग देते जाते, जैसे मान ले 9/26 संख्या है, तो आप ये देखेंगे कि क्या x के सामने संख्या है, नहीं। x के सामने संख्या यहाँ है तो हम इसको पलट के लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे 26/9। ये दूसरा तरीका समझा रहा हूँ मैं, 26/9 लिख लेंगे। तो अब हमें 9 से भाग लगाना है 26 में, हमें 9 से भाग लगाना है कितने में 26 में। हम इसको पलट के ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर x होता है इसके लेवल में तो हम ऐसे ही लेते, लेकिन x नीचे है तो पलट के हम इसको नीचे रख लेंगे। तो ये बन जाएगा 26/9 और भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18, कितना बच गया यहाँ पे, तो यहाँ बच गया हमारे लिए 8। फिर हम अब भाग नहीं जा रहा तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ ले आएंगे 9, तो फिर 8 से भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा 1 बच गया। अब फिर से भाग नहीं जा रहा तो हम इसको यहाँ ले आएंगे 8 बार, तो ये जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो 1 8 8, कुल मिलाकर कट गया पूरा। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ये हो गई हमारी y की वैल्यू, ये हो गई हमारी z की वैल्यू। मतलब लगातार जो यहाँ पे संख्याएं होंगी उनकी वैल्यू हमें मिलती जाएंगी। इस टाइप से जो लगातार संख्याएं होंगी वो वैल्यू हमको मिलती जाएंगी। तो ये और कब तक करना है, जब तक की संख्या पूरी ना कट जाए तब तक करना है। तो हमें x y z की वैल्यू मिल गई। सेम इसी पैटर्न से मैं इसमें समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये निकालना है, तो मैंने देखा 17/60 है, क्या इसके सामने यहाँ कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या नहीं है। a b c d तो यहाँ से स्टार्ट है, तो हमें a का मान यहाँ से निकालना है। तो मैं इसको पलट के 60/17 लिख लूँगा, लिख लिया मैंने। तो यहाँ से ये मान शुरू हो जाएगा 17/60। अब मैं क्या करूँगा 17 से भाग लगा दूंगा 60 में, 17 से भाग लगाऊंगा मैं 60 में। तो 17 तिया 51, कितना बच गया 9। 17 को यहाँ ले आएंगे, 9 एकम 9, कितना बच गया 8। 9 को यहाँ ले आएंगे, 8 एकम 8, कितना बच गया 1। 1 को यहाँ ले आएंगे, 8 को यहाँ ले आएंगे तो 1 8
8 कितना जगह कट गया, तो ये हो गया हमारा ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान और ये हमारा डी का मान। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था a प्लस बी माइनस, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। तो a का मान कितना है, a का मान हमारा आया 3 प्लस b का मान है 1 माइनस c का मान 1 प्लस d का मान कितना है 8। तो ये बन गया हमारा, ये प्लस माइनस काट देंगे तो आंसर कितना जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद कुछ दशमलव वाले सवाल और ले लेते हैं जिसमें हमें पॉइंट एडजस्ट करने के लिए आता है। अब हम देख रहे हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि 1/में 36.18 का मान दिया हुआ है तो 1/में 36.18 का ही मान पूछा है, लेकिन पॉइंट का अंतर है दोनों में। एक का आंसर दिया हुआ है, दूसरे का हमें निकालना है, दोनों में सिर्फ पॉइंट का अंतर है। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि जो पॉइंट है वो किस साइड मूव करता है क्या करने पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग देने पर। सबसे पहले हम देखेंगे भाग देने पर दशमलव की जो स्थिति है वो क्या होती है। दशमलव, भाग देने में दशमलव, तो आप ध्यान रखेंगे कि भाग देने पर जो दशमलव है वो हमेशा आगे की ओर मूव करेगा। आगे मतलब लेफ्ट साइड में मूव करेगा। कोई संख्या लिखिए, जैसे मान लीजिए पहली मान हम स्टार्ट करते हैं 99 से। अगर किसी भी संख्या में अगर पॉइंट नहीं होता तो पहली बात तो ये कि पॉइंट उसके लास्ट में माना जाता है। अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं है तो लास्ट में माना जाता है। अब मान लीजिए इसमें अब हम 2 जीरो का भाग लगाएं, मतलब 100 का भाग लगाने का मतलब 2 जीरो का। अगर हम 10 का भाग लगाएंगे मतलब 1 जीरो। अगर हम 3 जीरो का भाग लगाएंगे मतलब 1000। 4 जीरो का भाग लगाएंगे मतलब 10,000। तो यदि हम इसमें 2 जीरो का भाग लगाएं तो इसका मतलब होता है कि जो पॉइंट है वो मूव कर जाएगा आगे की तरफ और ये बन जाएगा 0.99। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब भी हमको पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट करना हो तो जितने अंक हमको आगे शिफ्ट करना हो, मूव कराना हो, पॉइंट को आगे ले जाना हो, जितने अंक उतने जीरो का भाग लगा देंगे तो पॉइंट आगे आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 473.6 और इसको अगर इस पॉइंट को हमें 3 अंक आगे ले जाना है तो हम क्या करेंगे, बटे से 3 जीरो का भाग लगा देंगे तो ये पॉइंट मूव करके यहाँ हो जाएगा 0.4736। ये पॉइंट जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम पॉइंट को आगे की तरफ मूव कराना चाहेंगे, आगे की तरफ, तो हम उस संख्या में जीरो से भाग लगा देंगे। जितने अंक आगे ले जाना चाहते हैं तो भाग लगा देंगे। अगर मान लीजिए संख्या ऊपर लिखी हुई है, संख्या नीचे लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 2378.9 और अब हम इस पॉइंट को आगे लेना चाहते हैं तो इसमें जो भाग लगाएंगे वो हम ऊपर से भाग लगाएंगे। कहाँ से भाग लगाएंगे? ऊपर से भाग लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम इसे 3 अंक आगे ले जाना चाहते हैं तो 3 जीरो का भाग लगा देंगे तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके 3 अंक आगे यहाँ जाएगा। मतलब ये सवाल बन जाएगा 1/2.3789। ये पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ बढ़कर आ गया 3 अंक आगे। तो ये तो हो गई भाग की बात। अब हम बात करते हैं गुणा करने पर। गुणा करने पर दशमलव, ठीक है। तो आप देखेंगे कि गुणा करने पे जो दशमलव है वो कहाँ पे, राइट साइड में मूव करता है, पीछे की साइड में मूव करता है। गुणा करने पर दशमलव जो है वो पीछे की तरफ मूव करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 7.269 लिखा हुआ है और इसमें अगर हमने 100 का गुणा कर दिया तो ये पॉइंट जो है वो 2 अंक पीछे चला जाएगा। मतलब इसका मतलब 726.9 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? इसी प्रकार से जैसे मान लो 3.2789 लिखा हुआ है और इसमें यदि हमने 3 जीरो का गुणा कर दिया, 1000 का गुणा कर दिया तो ये पॉइंट जो है वो 3 अंक शिफ्ट होकर पीछे चला जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, मतलब संख्या हो जाएगी 3278.9। इसी प्रकार से अगर संख्या कोई बटे में लिखी हुई है, बटे में मतलब 237.9 लिखी हुई है और अब इस पॉइंट को हम पीछे की तरफ थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 2.379 और इस पॉइंट को हम पीछे ले जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे यहीं पे 100 का तो पीछे चला जाएगा। तो ये जाएगा 1/237.9। मतलब छोटी सी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी
पॉइंट को आगे की तरफ लेफ्ट साइड में लेके आना होता है तो हम भाग लगाते हैं, और भाग हमेशा दूसरी साइड से देंगे। दूसरी साइड मतलब संख्या ऊपर है तो नीचे से भाग देंगे, और संख्या नीचे है तो ऊपर से भाग देंगे। लेकिन जब भी आप पॉइंट को पीछे की साइड ले जाना चाहते हैं, राइट में ले जाना चाहते हैं, तो आप गुणा करेंगे, और गुणा हमेशा बगल से होगा। संख्या अगर ऊपर है तो ऊपर बगल से हो जाएगा, और अगर संख्या बटे में है तो बटे में बगल से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसको रहने देते हैं। सबसे पहले हमें एक बटे 36/18 पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं देंगे। 1/36/18 का मान दिया हुआ है, और 1/36/18 का ही मान पूछा हुआ है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर 36.18 है और यहाँ पर 0.003618 है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें एक मान दिया होगा, ये दिया हुआ है, और ये सेकंड वाला जो मान है वो हमसे पूछा होगा। तो हमको जो मान दिया होगा हम उसको लिख लेंगे। तो 1 बटे में हमने लिख लिया 36.18 और बराबर यहाँ लिख लिया हमने 0.0276। जो मान दिया होता है वो लिख लिया हमने। अब हम ये देखेंगे कि हमको जिसका मान चाहिए उसमें पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। तो उसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें पॉइंट कहाँ है, 36.18। अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट लगा हुआ है यहाँ, इसमें पॉइंट कहाँ है 36.18, और इसमें पॉइंट कहाँ है यहाँ। तो हम देख लेंगे कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 अंकों का अंतर है। कितना अंतर है, 5 अंकों का अंतर है। हमने देखा कि इसमें 36.18 है तो यहाँ होना चाहिए था, और इसमें लगा हुआ है 3 से भी आगे। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, दोनों पॉइंट के बीच में 5 अंकों का अंतर है। दोनों पॉइंट के बीच में 5 अंकों का अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट को 5 अंक आगे लेके आना पड़ेगा, तभी तो ये संख्या ऐसी बनेगी जिसका मान हमें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने ये समझा कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 अंक का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 अंक का डिफरेंस है। तो अब हम समझ रहे हैं कि पॉइंट अगर यहाँ लगा रहा तो इसका मान तो पता है हमें मान निकालना है जिसमें पॉइंट यहाँ पर है, कितना 5 अंक आगे है। तो हम इस पॉइंट को 5 अंक आगे ले जाना चाहते हैं, और जब हम इस पॉइंट को 5 अंक आगे ले जाना चाहते हैं तो हमने पढ़ा था कि भाग देने पर आगे की तरफ जाएगा। तो हम ऊपर से 1 2 3 4 5 जीरो का भाग लगा देंगे। हम ऊपर से 5 जीरो का भाग लगा देंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इतना कर लिया हमने पॉइंट को आगे करने के लिए। अब हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से ऊपर से 5 जीरो का भाग लगा दिया। तो जो बराबर के दोनों साइड, जो हम इस साइड करेंगे वही हमें इस साइड करना होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर 2 × 3 = 6 लिखा हुआ है। अब ये इक्वेशन जो है वो पहले से बैलेंस है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा दूंगा तो क्या अब ये बैलेंस रही, नहीं रही ना, क्योंकि 30 दूनी 60 हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो अगर मैंने 1 जीरो यहाँ बढ़ाया है तो 1 जीरो मैं यहाँ भी बढ़ाऊंगा, तभी तो ये 30 दूनी 60 बैलेंस होगी। तो बस हमें यही समझना है कि जब भी बराबर के किसी एक पक्ष में हमने कुछ किया तो क्या किया है हमने ऊपर साइड 5 जीरो का गुणा कर लिया है। तो यहाँ भी हम ऊपर साइड 5 जीरो का 1 2 3 4 5 जीरो का गुणा कर लेंगे। बात समझ में आ गई। अब जब हम इसमें भाग लगाएंगे इसका तो ये बन जाएगा 1 बटे में 0.0003618, मतलब ये पॉइंट शिफ्ट होकर आगे पहुँच गया 5 अंक। और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने पॉइंट कहाँ जाता है, पीछे। तो ये जो पॉइंट है वो पीछे चला जाएगा, कितने अंक, 5 अंक। तो जाएगा 0 2 7 6, तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, और 5वां हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा हमारा 2760। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इसको। हमें मान दिया हुआ था 1/3618 का, और 1/3618 मान पूछा था। तो जो मान हमें दिया होता है पहले हमने उसको मान को रख लिया हमने। फिर हमने देखा कि यहाँ पॉइंट लगाए 36 के बाद में, और इसमें पॉइंट लगाए 36 से बहुत पहले। तो हमने 36 के बाद में जो पॉइंट लगाता वहाँ लगा के देखा हमने कितने अंक का अंतर है, 5 अंक का अंतर है। मतलब हम अगर इस पॉइंट को 5 अंक इधर ले आएंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी सेम वैसी ही जिसका हमें मान चाहिए। इसका मान तो हमें दिया ही हुआ है, लेकिन हमें चाहिए मान इसका जिसमें पॉइंट
यहाँ 5 अंक आ गई है, तो हमने पॉइंट 5 अंक आगे लाने के लिए हमने ऊपर से 5 जीरो का भाग लगा दिया। अब जो हमने एक पक्ष में किया उतना ही हमने यहाँ भी कर लिया। हमने यहाँ ऊपर 5 जीरो रखे तो हमने यहाँ भी ऊपर लिखे। अगर हमने यहाँ बटे में किए होते तो यहाँ भी हम बटे में करते, तो हमने 5 जीरो का यहाँ भी गुणा कर दिया। अब जो हमने 5 जीरो का भाग लगाया तो ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब ये संख्या जो है वो सेम बन गई, कैसी, जिसका हमें मान चाहिए था वो बन गई। और जब हमने इसमें गुणा किया तो पॉइंट शिफ्ट होके 5 अंक पीछे चला गया, तो उसका आंसर कितना आ गया, 27 70, 27 60। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम ये वाला, इसमें भी सेम क्वेश्चन वैसा ही है। अब इसमें एक तो मान ये दिया हुआ है और दूसरा मान ये है जिसका मान पूछा है हमसे। तो हमें करेंगे जो मान दिया होता है 1/3.718 बराबर में 0.2689 जो दिया है उसको ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो दिया है वो 3 के बाद पॉइंट है और इसमें जो है वो 3 से पहले है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करके देखना चाहूँ तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट होना चाहिए था इसमें। तो हम देखेंगे कितने अंक का अंतर है, कुल मिलाकर 4 अंक का अंतर है। कितने, 4 अंक का। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे 4 अंक आगे ले लूँ, कितने अंक आगे ले लूँ, 4 अंक आगे ले लूँ, तो ये संख्या बन जाएगी कैसी, ऐसी बन जाएगी। सबसे पहले हम दोनों के पॉइंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ 3 के बाद लिखा हुआ है, 3 के बाद अगर मैं लगाऊँ पॉइंट तो 4 अंक का डिफरेंस है। अगर इस पॉइंट को मैं 4 अंक आगे ले जाऊँ तो संख्या बन जाएगी ऐसी। तो पॉइंट को 4 अंक आगे ले जाने के लिए हम ऊपर से 4 जीरो का भाग लगा देंगे, ऊपर से 4 जीरो का हम भाग लगाएंगे। तो हमने ऊपर 4 जीरो रख दिया। अब थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि जब हम बराबर के किसी एक साइड में कुछ करते हैं तो दूसरा साइड में भी हमें उतना ही करना पड़ता है। तो अगर हमने ऊपर 4 जीरो लिखे हैं तो हमें यहाँ भी ऊपर 4 जीरो ही लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम जब भाग लगाएंगे तो सवाल बन जाएगा 1/0.0003718 बन गया और ये 4 अंक आगे आ गया। और जब हम इसमें हम गुणा करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, पीछे चला जाएगा, क्योंकि गुणा करने पे पॉइंट कहाँ जाता है, पीछे। इसमें तो ये भाग लगा था इसलिए आगे आ गया, इसमें पीछे जाएगा, तो बन जाएगा 2689। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को मैं एक तरीके से और समझाना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन प्रॉपर वे में आया, मतलब ऐसे एक संख्या बटे में एक ऊपर, एक संख्या बटे में ये मान पूछा हुआ है, तो हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं डायरेक्ट। इसे हम कहते हैं जब कोई संख्या एक बटे में होती है और एक सीधी लिखी होती है तो हम इसे कहते हैं इसका व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, 1/3718 का उल्टा है ये। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों में पॉइंट पे कितना डिफरेंस है, तो 4 अंक का डिफरेंस है। अगर हम इसे 4 अंक आगे ले जाएंगे, इसे हम 4 अंक आगे ले जाएंगे तो संख्या बन जाएगी सेम। तो बस हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये दोनों जो है ना, एक बटे में एक ऊपर है, तो या तो दोनों संख्याएं इस टाइप से ऐसे मूव करेंगी। अगर ये वाली इधर मूव करेगा, पॉइंट संख्या नहीं पॉइंट दशमलव, अगर ये इधर जा रहा है तो इसका पॉइंट इधर आएगा, या फिर ये बाहर की तरफ जा रहा है तो अपोजिट चलेंगे। दोनों क्या चलेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए दोनों अपोजिट चलेंगे। या तो दोनों ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे। तो अगर ये पॉइंट बाहर की तरफ जा रहा है तो ये पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा। तो ये जब पॉइंट 4 अंक अगर आगे ले जाओगे तभी बनेगा, 4 अंक आगे जाएगा तो ये भी 4 अंक पीछे जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2689। और थोड़ी देर पहले हमने यही आंसर निकाला था। आपको बस इतना सा याद रखना है कि दोनों जो हैं वो उल्टे चलते हैं। एक अगर एक इस साइड चलेगा तो दूसरा उसका अपोजिट चलेगा, अगर एक इस साइड चलेगा तो दूसरा उसका अपोजिट बाहर की तरफ चलेगा। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसका, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जिसमें हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग संख्याओं के सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें संख्याएं दोनों हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जो मान दिया है वो ले लेंगे। तो हमने लिया 45 बटे में 22.5 इक्वल टू, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे यहाँ गुणा करने के लिए, और 202 लिख लिया हमने यहाँ पे। बात समझ में आई। हमने यहाँ पे लिख लिया 202। अब हम देखेंगे कि इस संख्या में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस संख्या में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। हमें ये संख्या जो है ऐसी बनानी है। तो हमने देखा कि 45.45 चाहिए, 45.45 मतलब ये जो पॉइंट है वो मुझे यहाँ चाहिए। कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो 2 अंक आगे ले जाने के लिए हमें 2 जीरो का भाग लगाना पड़ेगा। तो चूंकि संख्या ऊपर है तो हम 2 जीरो नीचे भाग लगा देंगे।
45.45 चाहिए तो पॉइंट को हमें यहाँ लेके आना है, तो पॉइंट को हमें यहाँ लाने के लिए 2 जीरो का भाग लगा दिया। अब हम देखेंगे कि बटे वाली संख्या कहाँ चाहिए, हमें बटे वाली संख्या चाहिए 2.25, तो 2.25 मतलब पॉइंट हमें यहाँ चाहिए 2.25, तो इस पॉइंट को पीछे लाने के लिए मतलब इस साइड लेके लाने के लिए हमें क्या करना है, 1 जीरो का भाग लगाना पड़ेगा, तो हम ऊपर से 1 जीरो का भाग लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भाग लगाने पर पॉइंट आगे आ जाएगा। आप समझ गए। हमें एक तो चाहिए 45.45, तो हमने 45.45 बनाने के लिए पॉइंट को यहाँ लाने के लिए हमने 100 का भाग लिया, 2 जीरो का भाग लगा दिया, और एक हमें पॉइंट चाहिए था यहाँ पे 2.25, तो हमें 1 जीरो का भाग लगा दिया ऊपर से। अब हमने कुल मिलाया क्या किया, तो हमने एक 10 ऊपर लिखा है और एक 100 नीचे लिखा है, तो हमने इस साइड लिख दिया। अब हम ध्यान रखना इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, हम 100 का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 45.45 और बटे में इसमें भाग लगाएंगे तो बन जाएगा 2.25 बन गया ये, इक्वल टू जब इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 0 0 काट लेंगे और ये हो गया 202.10, और जब इसमें पॉइंट नहीं तो कहाँ होगा, यहाँ 10 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 20.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप और भी सवाल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझसे, आप डायरेक्ट भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं उसी दिन से लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन का प्रशासन के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।